हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको उदारवाद के विषय में समझाऊंगी, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं, आलोचना और महत्व। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। आज हम पढ़ेंगे उदारवाद के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उदारवाद क्या होता है, नाम से पता लग रहा है। उदारवाद, वाद होते हैं विचार, यानी जहां उदारता के विचार होते हैं। अंग्रेजी भाषा जो है लिबरलिज्म का हिंदी रूपांतरण ये है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लिबरलिज्म कहते हैं। ये इसका जो है हिंदी में रूपांतरण है। इसकी जो उत्पत्ति हुई वो लैटिन भाषा के लिबर से हुई है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। ठीक है, किसका अर्थ है, लिबर का अर्थ है स्वतंत्रता। उदारवाद का जो जनक है वो जॉन लॉक है, जिनका जन्म 1632 ईस्वी में हुआ था। और उदारवाद का जो उदय हुआ वो 16वीं शताब्दी के अंत में या 17वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ था। इसके जो अन्य विचारक हैं वो हैं लास्की, बर्कर, रूसो और स्मिथ। ठीक है, ये जीवो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित धारणा है। देखिए आगे पढ़ते हैं। उदारवाद क्या है, तो एक ऐसी विचारधारा है जो स्वतंत्रता पर बल देती है। किस पर बल देती है, स्वतंत्रता पर। यह एक राजनीतिक दर्शन है, मतलब ये एक राजनीतिक सोच है, एक राजनीतिक विचारधारा है जो राज्य के कम से कम शासन, स्वतंत्र संघ और व्यक्तिवाद पर बल देती है। ये एक ऐसी सोच है कि इसमें क्या है कि राज्य कम से कम हस्तक्षेप करे और जितने भी उसके संघ है, राज्य के जितनी भी संस्थाएं हैं, संघ बने हुए हैं, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करें। और व्यक्तिवाद पर बल देती है कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये एक ऐसी विचारधारा है। आप पढ़ लेते हैं उदारवाद के जन्म के कारण। क्या होता है कि जो 16वीं शताब्दी है उसके दौरान सामंत, पोप और जो राजा थे वो मनमाने ढंग से राज्य करते थे। और ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का जो है आम जनता और धर्म गुरुओं ने विरोध किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दासता के विरोध में पुनः जागरण और धर्म सुधार के आंदोलन किए। ठीक है, और इन आंदोलनों के दौरान एक नई विचारधारा का उदय हुआ जो उदारवाद कहलाई। ठीक है, उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। मेन जो अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अब पढ़ लेते हैं उदारवाद के उद्देश्य। उद्देश्य क्या है कि एक तो राज्य जो है वो कम से कम हस्तक्षेप करे, राज्य को कम से कम हस्तक्षेप की अनुमति इसमें दी गई है। दूसरा क्या है कि जनता को राज्य को खत्म करने का अधिकार दिया गया है। दूसरा क्या उद्देश्य रखा उदारवाद ने कि अगर राज्य जनता के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, जनता के विकास में सहायक नहीं है, तो जनता जो है उस राज्य को खत्म कर सकती है। तीसरा इसने क्या बताया, उदारवाद के अनुसार राज्य का कार्य सिर्फ रक्षा करना और लोगों के जो अधिकार है उनकी सुरक्षा करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जॉन लॉक ने बताया कि 3 प्राकृतिक अधिकार हैं। कितने, 3 प्राकृतिक अधिकार है। पहला है जीने का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा है संपत्ति का अधिकार। ये सभी व्यक्तियों को मिलने चाहिए और ये अधिकार इन्हें प्रकृति ने दिए हैं, किसी स्पेशल व्यक्ति ने या राज्य ने प्रदान नहीं किए हैं। तो प्रकृति द्वारा जो भी अधिकार दिए गए हैं उन पर व्यक्ति का पूर्ण अधिकार है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि इन अधिकारों को कोई भी छीन नहीं सकता। अब पढ़ लेते हैं उदारवाद की विशेषता। पहला क्या है, मानव स्वतंत्रता का समर्थक है। उदारवाद क्या है, मानव जो स्वतंत्रता उसका समर्थक है कि सभी मनुष्य जो है वो स्वतंत्र होने चाहिए। सभी मनुष्य क्या है, समान है, प्रकृति ने सभी को समान बनाया है और वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, तो उनकी स्वतंत्रता का वो समर्थक है। दूसरा क्या है, मानव विकास का समर्थक। दूसरा क्या है कि प्रकृति ने उन्हें कुछ अधिकार दिए हैं, मैंने अभी आपको बताया, जीवन जीने का, संपत्ति का और स्वतंत्रता का। तो इन अधिकारों के माध्यम से मानव जो है अपना विकास करने में जो है सहायक है और किसी भी राज्य का हक नहीं बनता कि इन अधिकारों को छीने। ठीक है, अगला है राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप। अगर राज्य को हस्तक्षेप करना है तो वो सिर्फ न्यूनतम होगा और वो कितना होगा, सिर्फ उनकी रक्षा करने का और उनके अधिकारों की सुरक्षा करने का ही होगा। आगे है कि मानव विवेकशील है। उदारवाद के अनुसार मानव में अपनी खुद की बुद्धि है, वो किसी राजा या सामंत के अधीन होकर नहीं रह सकता, वो स्वयं भी अपना शासन कर सकता है, अपना जीवन जी सकता है। तो उदारवाद के अनुसार मानव एक विवेकशील प्राणी है। आगे है रूढ़िवादिता का विरोध। उदारवाद जो परंपरा जो इतिहास में चली आ रही है कि सामंत के अंडर रह के, गुलाम रह के काम करेंगे या राजा के अधीन रह के जनता काम करेगी, उनकी अपनी बुद्धि नहीं है, इन सब का जो है उदारवाद विरोध करता है। उदारवाद ये मानता है कि समाज जो है काफ़ी आगे बढ़ चुका
है, मानव में अपनी बुद्धि आ गई है और वो अपने तरीके से काम कर सकता है, तो उदारवाद जो है रूढ़िवादिता का विरोध करता है। आगे है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थक। क्या है कि उदारवाद चाहता है कि जो है लोकतंत्र प्रणाली स्थापित हो, ना कि राजतंत्र स्थापित रहे। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता का शासन होता है और जनता जो है अपना विकास कर सकती है। इस प्रकार उदारवाद चाहता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लागू हो, वो उसका समर्थन करता है। अगला है आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप। उदारवाद चाहता है कि व्यक्ति जो है अपना आर्थिक क्षेत्र में विकास कर सके, उसमें ना राज्य बाधा बने, ना कोई कानून बाधा बने। जितने भी कानून हैं वो व्यक्ति के सर्वोच्च कानून है, वो उनके हिसाब से अपना विकास कर सकता है। तो वो क्या कहता है कि प्रकृति ने जो है मानव को संपत्ति का अधिकार दिया है और वो उसको आगे बढ़ा सकता है, उसमें किसी को भी हस्तक्षेप करने की कोई अनुमति नहीं है। अब हम पढ़ते हैं उदारवाद की आलोचना। सबसे पहली आलोचना इस आधार पे की गई कि जो मनुष्य है वो प्रकृति से स्वार्थी है। मतलब उदारवाद का क्या कहना है कि मनुष्य प्रकृति से स्वार्थी है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंदर भी परमार्थ की भावना है, वो भी दूसरों की भलाई के विषय में सोचता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हालांकि उसमें जो है स्वार्थ अधिक है, लेकिन ये नहीं है कि उसमें जो है दूसरों की भलाई की भावना बिल्कुल नहीं है। तो ये तथ्य जो है पूर्ण रूप से गलत है। दूसरा क्या कहता है उदारवाद की जो राज्य है वो एक आवश्यक बुराई है, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है, क्योंकि राज्य के बगैर जो है व्यक्ति का कल्याण कोई नहीं कर सकता। राज्य एक कल्याणकारी संस्था है जिसमें रहकर मनुष्य अपने अंदर निहित जितना भी विकास है वो कर सकता है, अपनी योग्यताओं को बढ़ा सकता है। तो ये आवश्यक बुराई नहीं है। तो क्या है, राज्य जो है वो मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने वाली एक प्रकार की संस्था है, ना कि बुराई। आगे क्या है, राज्य स्वतंत्रता का हनन नहीं करता। राज्य क्या है, राज्य स्वतंत्रता का हनन नहीं करता, बल्कि क्या करता है, वो मनुष्य के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। और जो मनुष्य प्रकृति के अंदर ऐसे हैं जो असामाजिक प्रवृत्तियों से लिप्त हैं, अज्ञानी हैं, अशिक्षित हैं, तो उनके लिए वो ऐसे कानून बनाता है ताकि वो जो असामाजिक प्रवृत्तियां हैं उनको छोड़ के सही रास्ते पर चल सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य स्वतंत्रता का हनन नहीं करता, बल्कि मानव के विकास में सहयोग करता है। अगला है प्राकृतिक अधिकारों की धारणा गलत है। क्या है कि जॉन लॉक ने कहा है कि मनुष्य को 3 जो अधिकार है वो प्राकृतिक रूप से मिले हुए हैं। कौन कौन से अधिकार? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। जबकि ऐसा नहीं है। प्रकृति के साथ साथ ये अधिकार किसने दिए हैं? ये राज्य ने ये अधिकार प्रदान किए हैं। किस लिए दिए हैं? मानव के विकास के लिए, मानव की योग्यता को जो बढ़ाने के अवसर प्रदान करने के लिए अधिकार दिए हैं। अगला है खुली प्रतियोगिता दुर्बल वर्ग के लिए हानिकारक। इसमें क्या होता है कि जो खुली प्रतियोगिता होती है, मुक्त व्यापार जो होता है, इससे जो व्यक्ति अमीर होता चला जाता है और गरीब व्यक्ति गरीब होता चला जाता है, क्योंकि दुर्बल के पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो जो है उच्च वर्ग के या अमीर वर्ग का जो है मुकाबला कर सके। इससे क्या होता है, जो दुर्बल वर्ग है वो भूखमरी, अस्वस्थता का शिकार हो जाता है। और वो जो है मांग और पूर्ति का जो नियम है वो खाली दिखावे का नियम है, ये बराबर का नियम नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वैज्ञानिक तौर पर सही या उचित नहीं है। आगे आता है पूंजीवादी वर्ग का दर्शन। इसमें क्या होता है कि जो उदारवाद है वो पूंजीवादी वर्ग का दर्शन मात्र रह गया है। कैसे रह गया है? क्योंकि जो पूंजीवादी वर्ग है वही राजनीतिक व्यवस्था को चलाते हैं। जिनके पास पूंजी है वो राजनीतिक व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाते हैं, अपने हिसाब से नियम बनवाते हैं, उनके अनुसार जो है अपने कानून बनवाते हैं। तो ये एकमात्र मतलब पूंजीवादी वर्ग का दर्शन मात्र रह गया है, इसके अपने व्यक्तिगत कोई विचार नहीं है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहिए चैनल के साथ। मिलती है अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।